Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। किस सब्जेक्ट का? ऑफ कोर्स हम साइंस का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का है। अब इसको सॉल्व करने के ना बेटा बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, हमको आइडिया मिलता है कि हमारा जो पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है। जो बच्चों में डर होता है ना क्लास 10th के में, वो यही होता है कि बोर्ड का पेपर है, दूसरे स्कूल में होगा, दूसरे टीचर्स होंगे, दूसरे लोग होंगे, कैसा पेपर आएगा। तो हम अगर कुछ साल पहले के क्वेश्चंस पेपर देख लेते तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये हमारा क्वेश्चन पेपर का लेवल है। दूसरा, हमको चैप्टर्स का वेटेज पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। उसके बाद बेटा जी हमारे पीवाईक्यूज तो सॉल्व हो ही रहे हैं, हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। तो कितने सारे फायदे हैं अगर हम पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही क्यों ना करवा दूं बच्चों को। तो आ जाइए, हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करने हैं पहले हमको वो देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है हम ये भी देखेंगे। कौन सा सेक्शन का कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं उस सेक्शन में, ये सब बातें भी हम जानेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना शुरू करिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। इन इंस्ट्रक्शन को आपके भी क्वेश्चन पेपर जब आप खोलेंगे ना बेटा, वहां पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो उनको पढ़ना है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ दिए, उनको फॉलो भी करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ 2024 का, इसमें बेटा ओवरऑल 39 क्वेश्चंस हैं, राइट। और सभी करना कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। क्या क्या? डी एंड ई। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये वाला, ये आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए, बी, सी, डी एंड ई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो बेटा मेरा वो आपका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सेक्शन ए में ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, 1 to 20, राइट। और 1 मार्क का एक आपका एमसीक्यू है। सेक्शन बी, in section B, question number 21 to 26 are very short answer type questions carrying a 2 marks each. क्या कह रहे हैं? आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपके क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं 21 से लेके 26 तक, और हर क्वेश्चन बेटा कितना है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आंसर to these questions should be in the range of 30 to 50 words। और ये 2 मार्क्स का है जो कि तो हम इसको बहुत छोटा आंसर नहीं दे सकते हैं, हमको 30 से 50 वर्ड्स के बीच में हमको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है कि हमने 1 लाइन में या 1 वर्ड में आंसर लिख के छोड़ दिया, नो। हमको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 to 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो वहां पर क्या है बेटा जी, ये हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और ये बच्चा 3 मार्क का एक क्वेश्चन है और इसमें इसको जो हमको लिखना है वो 50 से 80 वर्ड्स के बीच में लिखना है। In section D, question number 34 to 36 are long answer type question carrying 5 marks each. सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसको हमको 80 वर्ड से लेके 120 वर्ड्स तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 37 to 39 are source based or case based units of assessment carrying a 4 marks each with sub parts। क्या कह रहे हैं? अगर हम सेक्शन ई की बात करें तो वो आपका केस स्टडी बेस्ड है,
ठीक है, उसको हमको सॉल्व करना है। देयर आर नो ओवरऑल चॉइस, यहाँ पर ओवरऑल चॉइस कुछ भी नहीं हुआ। However, an internal choice has been provided in some section. ओवरऑल चॉइस कहीं नहीं है कि सेक्शंस में आपकी पूरी पूरी दे दी, नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चंस में जरूर आपको मिल जाएगी, वो भी सब में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, अब हमने जब इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, आपको बेटा जी ये बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ने हैं, ताकि चीजें दिमाग में रहे। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमको कितना टाइम देना है। पता चले वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसमें लिखे जा रहे हैं, नहीं, हमको उतना ही आंसर देना है जितना उस क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, इससे हमको टाइम भी बचाना है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट एंड राइट वन एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 20। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड है। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू दी। ये एक आपको सेटअप दिया गया है, ये आपका बर्नर रखा हुआ है, ये लेड नाइट्रेट है, यानी कि लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों, लेड नाइट्रेट हीट हो रहा है। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, इस एक्सपेरिमेंट में हमको रिजल्ट्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या चल रही है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट which produces brown fumes of nitrogen dioxide। क्या यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है लेड नाइट्रेट का, जो कि आपकी ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस अ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। क्या ये हो रहा है, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या आपका लेड नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस वजह से आपकी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग अ लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, या फिर आपका जो लेड नाइट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस वजह से आपकी लेड ऑक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन बन रही है। तो एक बार सोचिएगा और फिर आंसर बताइएगा, राइट। देखिए, इसका अगर हम आंसर देखें तो क्या है बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट which produces brown fumes of nitrogen dioxide। अगर हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपका कोई रिएक्टेंट किसमें टूटता है, आपके प्रोडक्ट में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बुलाते हैं। तो यही तो बोला था, जो हमारा लेड नाइट्रेट था उसको हम हीट दे रहे हैं और उससे हमारा ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमको बताना था क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, ये लेड नाइट्रेट है, इसको हीट किया हमने, PbO, हमको क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन मिला प्रोडक्ट में। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टेक्स प्लेस which produces a fumes of nitrogen dioxide। क्योंकि जब भी हमारे लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस होती हैं वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्लीज बेटा इसको आप जरूर 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 कर जाएंगे, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो, ये एक आपका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस in the reaction in the solution X, and the solution X first turned milky and then colorless. The option that justify the above stated observation is that X is aqueous calcium hydroxide and अरे वाह बच्चों,
ये तो इतनी बार किया है, इतनी बार किया है, क्या आपको नहीं पता है कि अगर 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 हम लोग इस रिएक्शन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर हम लोग CaOH जिसको हम स्लेग ग्लैम भी बुलाते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो क्या होगा, CaCO3 बन जाएगा। क्या मैंने आपको नहीं बताया है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल्की टर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम बुलाते हैं, उससे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकेम्स कलरलेस एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बुलाते हैं, CaHCO3, राइट। इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि स्लेग लाइम से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं तो इट विल फॉर्म CaCO3 जिसकी अपीयरेंस मिल्की होगी। और अगर हम इससे एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देते हैं तो फिर क्या होगा, आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी और एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बातें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं तो इंपॉर्टेंट है प्लीज। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू लाइम वाटर देन द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ये लिखिए रिएक्शन, यही तो अभी मैंने लिखी थी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच एंड नेचर एसिडिक बेसिक ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज द, which one of the option in the table is correct। देखिए बेटा, ये आपका एक टेबल दी गई है जिसमें सॉल्यूशन दिया गया है, उस सॉल्यूशन का कलर दिया गया है और उस सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है। आपसे बोला है आपको बताना है इसमें से करेक्ट सीक्वेंस किसका है, कौन करेक्टली मैच्ड है, ये आपको बताना है। तो आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि कोई चीज का अगर एसिडिक है तो उसका पीएच बच्चों 0 से 7 के बीच में होगा, राइट। अगर बच्चा वो बेसिक है तो उसका पीएच 7 से 14 के बीच में होगा, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो एसिड्स हैं वो 7 से नीचे होंगे, जो बेस हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगी, और न्यूट्रल की तो आपकी 7 होती है। लेमन जूस इज अ एसिड। आपको ये बात मैंने पढ़ाई है कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिड है तो इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। क्या है, पीएच तो 7 से कम है लेकिन लिखा हुआ है बेसिक, तो गलत, ये एसिड होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच वैल्यू 10 लिखा हुआ है, बेसिक। करेक्ट आंसर हमको यही मिल गया। गैस्ट्रिक जूस रेड कलर का 6, पीएच वैल्यू एसिडिक नहीं। प्योर वाटर येलो, बेटा पीएच तो सही लिखा है लेकिन क्या येलो कलर का पानी होता है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, पीएच वैल्यू 10, और दिस इज बेसिक इन नेचर। आगे आ जाते हैं, MnO2 प्लस HCl। अच्छा, ये रिएक्शन अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ी है बच्चों। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। जो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज करी है उसको मैंने आपका पूरा सॉल्व करा दिया, ये अभी वाली 2024-25 वाली। तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस टाइप की इस रिएक्शन को हमने उसमें सॉल्व किया है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखी होगी वो ये बड़े आसानी से कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl reacts with each other, it gives out MnCl2, H2O and Cl. In order to balance the above chemical equation, the values of X, Y and Z। कुछ नहीं है, बैलेंस करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कह रहे हैं आपकी रिएक्शन दे रखी है, विटामिन बच्चों रिएक्शन दे रखी है
MnO2 plus HCl, it will give out MnCl2। बेटा एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। H2O प्लस Cl, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हमको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल करना है। हमको सबसे पहले रिएक्टेंट लिख लेने हैं, उसके बाद हमको क्या करना है? प्रोडक्ट लिख लेना है। और जितना एटम रिएक्टेंट साइड में लिया है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो इसलिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ता है, राइट। तो हमको क्या करना है भाई? इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए बच्चा, आपके इधर अगर हम बात करेंगे क्या क्या आपके हैं एलिमेंट, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। यहाँ पे भी यही है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। यहाँ पे मैंगनीज कितना है? एक है। यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन है, एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है, अनबैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? एक क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर 3 क्लोरीन है। अब बस कुछ नहीं, इन दोनों को इक्वल कर दो। अब सोचो कि हम ऐसा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये इक्वल हो जाए। तो ये देखिए मैंने आपका सॉल्व कर रखी है। हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम HCl के आगे 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ही हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 ही क्लोरीन हो जाएंगे। अब इधर अनबैलेंसिंग हो गई तो हम इस हाइड्रोजन के आगे क्या करेंगे बच्चों? 2 लगा देंगे। इस हाइड्रोजन के आगे हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, राइट बेटा। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा जी वो होगा ये वाला 4 1 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट बच्चों। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, बार बार सॉल्व करके देखना, आ जाता है। और ये सब इतनी बार कर चुके हैं कि याद हो जाता है। सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से वॉशिंग सोडा कौन है? तो भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O। रीजन द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, यही फॉर्मूला होता है, यही रीजन है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाइए। कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन A, B and C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, इसको देखना है हमको। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। इसको हमको देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, बॉन्डिंग वगैरह देख लो और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, बताना है कौन कौन है। A and C आर आइसोमर एंड ऑफ हेक्सेन एंड B इज अ बेंजीन। A और C क्या है? आइसोमर्स हैं और ऑफ हेक्सेन के, और B आपका बेंजीन है। नहीं, रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, A is a isomer of hexane, B is a benzene and C is a isomer of hexane. नहीं, wrong answer. A is a saturated cyclic hydrocarbon and B and C is a unsaturated cyclic exactly. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए आपका बच्चों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और बी और सी आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैम आपको कैसे पता चला? बेटा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जहां पर डबल बॉन्ड हो जाते हैं वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बी और सी में देखिए डबल बॉन्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आपका सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ ए वाले स्ट्रक्चर में ही है। तो ए इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। आगे चले। A is a saturated cyclic hydrocarbon and B and C are the unsaturated cyclic hydrocarbon. Reason: A is having all a single bond.
Hence, it is a saturated hydrocarbon, whereas B and C have double bond, so they are unsaturated hydrocarbons. आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? The following diagram shows the electrolytic refining of copper. बहुत अच्छे से पढ़ रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हुई है किसकी? कॉपर की, उसका डायग्राम दे रखा है ना, इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड होगी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, है ना, कॉपर एटम आर्ट के सॉल्यूशन में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे ना, ये सारी कहानी हमको पता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, आपको ये बताना है। The impure metal from the anode dissolve in the electrolyte, ये तो सही है बच्चों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है? द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, जो इम्प्योर मेटल होता है एनोड से, वो इलेक्ट्रोलाइट में बेटा क्या हो जाता है? आपका डिसॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। The pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। बिल्कुल सही है, जो प्योर मेटल आपका इलेक्ट्रोलाइट में होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है ना बच्चों, वो एनोड के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाती हैं। सही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स ये तीनों तो सही थे, डी वाला ही गलत होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी लगाते हैं, जब हमको आंसर नहीं आता है ना तो हम ये सोचते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। अब ये तीनों सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा था, राइट, इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तीनों तो सही है, तो ऑफ कोर्स ही बात ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐसा होता है कि जब हम करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो प्योर मेटल जो होता है एनोड से वो डिसॉल्व होने लगता है इलेक्ट्रोलाइट में? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट, इट इज। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि उनको हम क्या बुलाते, क्या कह रहे हैं कि उन ऑर्गेनिज्म को जो अपने खाने को क्या करते हैं, बाहर ही तोड़ लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब, मतलब पहले तोड़ लेते हैं फिर खाते हैं। मतलब सोच रहे हो कैसे घिनापन वाला काम है। तो उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, तो ये कौन होते हैं भाई? हमारे फंगस होते हैं, फंगस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फंगस सच एज राइजोपस, राइजोपस का बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने, इज एन एग्जांपल ऑफ दैट ब्रेक्स डाउन आउटसाइड ऑफ इट्स बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम भी याद रख लेना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बुलाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर ही खाने को तोड़ लेता है। ठीक है, तोड़ तोड़ के फिर खाता है। हम लोग पहले खाते हैं फिर चबाते हैं फिर तोड़ते हैं, वो उल्टा करता है। ठीक है, फंगस करते हैं ऐसा। Which of the following metal do not corrode in moist air? कह रहे हैं इनमें से कौन सा मेटल है जो करोड नहीं होता है। देखो बेटा, जब इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, तो आप कहोगे कि मैम गोल्ड और सिल्वर दोनों ही करोड नहीं होते हैं, क्योंकि भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं मैम, तो ये इजीली किसी से रिएक्ट करते नहीं है, तो ये जल्दी से करोड होते नहीं है। लेकिन मैम इस ऑप्शन में तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही दिया गया है, तो हम किसको टिक करके आएंगे? तो बेटा जी आप गोल्ड को टिक करके आएंगे। क्यों मैम? क्योंकि बेटा जी गोल्ड सिल्वर से ज्यादा नीचे आता है, तो गोल्ड के बहुत ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं करोड होने के। वैसे तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही इजीली करोड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सिलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें आपके स्टिमुलाई का एक तो डायरेक्शन पता चलता है, दूसरा साथ साथ में प्लांट की ग्रोथ भी होती जाती है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑल्सो अ ग्रोथ मूवमेंट। आपको पता है ना, प्लांट की बॉडी में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, नास्टिक मूवमेंट जो कि छुई मुई में देखने के लिए मिलता है, और एक आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जिसमें स्टिमुलाई के डायरेक्शन पता चलती है, साथ साथ में ग्रोथ होती है।
इतना ही अभी जानना है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक मूवमेंट में स्टिमुलस जो होगा वो टच ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी ग्रेविटी, इट कुड बी लाइट, इट कुड बी anything, right? It could be chemical also. Okay, it does not depend upon the direction of stimuli received. बिल्कुल भाई, ये तो डिपेंड होता ही, मतलब ये दोनों तो करेक्ट है ना, ये दोनों तो करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स। नहीं, आपका ट्रॉफिक मूवमेंट रूट्स भी शो करते हैं, स्टेम भी शो करती है। इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। एग्जैक्टली, यही ऑप्शन करेक्ट है कि जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है ना वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। The statement that correctly describe the characteristics of a gene is, कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टली आपका क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एन इंडिविजुअल of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome। बिल्कुल सही बात है। किसी स्पीसीज का जो आपका क्या कह रहे हैं, स्पीसीज का जो आपका जीन होता है वो उसके क्रोमोसोम पर क्या होता है, लोकेटेड होता है। ये बात तो आपको पता है ना बच्चों, पता है या नहीं पता है, पढ़ाया है ना। न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अ जीन इज नॉट इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। अरे भाई बिल्कुल होते हैं। Each chromosome has only one gene located all along its length। अरे कह रहे each chromosome has only one gene। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन होता है। नहीं, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, राइट। ऑल इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन। नहीं, जितने भी इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सभी को कौन कंट्रोल करता है, जीन से कंट्रोल करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। In domestic electric circuit, the wiring with a 15 ampere current rating is for the electric device which have। क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग की गई है, 15 एम्पियर का करंट है, ठीक है। रेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैव हायर पावर रेटिंग सच एज अ गीजर, lower power rating such as a fan, metallic bodies and low power rating, non metallic bodies and low power rating। नहीं यार बेटा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, जब 15 एम्पियर का करंट है तो हायर पावर रेटिंग होगी, जैसे कि आपके गीजर में देखने के लिए मिलते हैं ना। अभी गीजर का इस्तेमाल कर रहे होगे, बढ़िया सर्दियां आ रही हैं। हाँ, रीजन लिखा हुआ है आपका, पावर का फॉर्मूला देख लो भाई। पावर इक्वल्स टू I square upon R, right? Upon R carry into R, ठीक है। Hence, in domestic electric circuit, the wiring with a 15 ampere current rating is for the electrical devices which have the higher power rating। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है इतना करंट, जिनकी हायर पावर रेटिंग होती है, जैसे कि आपका गीजर हो गया। अरे वाह, बहुत पूछे जाते हैं बेटा इस तरीके के क्वेश्चन, इनको मार्क कर लो, बार बार लगा लो। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ, आपको समझ आएगा इससे कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो इस साल भी आ सकते हैं। तो एक तो इसको लगा लो, मैं देखना और भी ईयर्स का लगवाऊंगी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर भी मिलने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms आर फर्स्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज। क्या कह रहे हैं, 4 एक जैसे रेजिस्टर, जिन कितने के हैं ये, जिनका रेजिस्टेंस 8 ओम है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। उसके बाद बेटा जी हमने इनको पैरेलली कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, आपका सीरीज में रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस, इनका रेशियो पूछा है, कितना आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। इसको सॉल्व करके देखना है, फिर आंसर निकालना है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसको हम जस्ट प्लस कर देते हैं सभी रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो 8 + 4 रेजिस्टर्स थे, तो चारों को प्लस कर देंगे, प्लस करके आंसर 32 ओम आ गया। फिर पैरेलली अरेंज किया तो पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, राइट, 1/r + 1/r2 + 1/r3, राइट।
तो इसमें क्या किया हमने, इन सभी को पैरेलली अरेंज कर लिया, मतलब कि इस तरीके से हमने इनको प्लस किया, फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4/8 आ जाएगा, इसको हमने कट किया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ये 1/2 था ना, ठीक है, ये 1/r था, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे, ऊपर 32 नीचे 2, कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, इजी से होते हैं ये, सॉल्व कर लेना इस तरीके के, और प्रैक्टिस करा देंगे। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखिए, the resultant magnetic field at P situated midway between the parallel wires placed horizontally carrying a steady current I is, क्या कह रहे हैं, एक ये वायर्स हैं जो आपका हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ईच अदर आपके हैं, अब इसमें एक स्टडी करंट जा रहा है, आपका पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, कितनी होगी, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आई पूछी है, आई पूछी है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितनी होगी भाई, 0 होगा, कितना होगा बच्चों, 0 होगा। आइए रीजन देखते हैं। 0, the magnetic field produced at the midway P by the current flowing in the same direction in the two parallel wires will be equals in magnitude but opposite in direction। जो बच्चों आपका करंट होगा ना, वो आपका मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, लेकिन बेटा जी क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट होगी, hence the resultant magnetic field at P will be 0। तो जिस वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट करंट का डायरेक्शन जो कि अपोजिट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, if the current I through a resistor is increased by the 100%, the increase in power dissipated will be, कह रहे हैं कि अगर किसी रेजिस्टर में करंट, क्या कह रहे हैं, करंट है उसको हमने 100% बढ़ा दिया है, तो पावर कितनी बढ़ेगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P is equals to I square into R। if current is increased by 100 then current becomes 2I। अगर करंट को हमने 100% कर दिया यानी कि 2I हो गया है करंट, पावर डिसिपेटेड इन दी करंट इज 2I। अब इसका हम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को ये 2I के लिए लिखेंगे, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन। अब कितनी पावर इंक्रीज हुई है, तो पुरानी वाली पावर, नई वाली पावर में से पुरानी पावर माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कितनी इंक्रीज हुई है, राइट, जस्ट हमने यही किया। फिर हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया, इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन अपॉन ओरिजिनल पावर इनटू 100, यही होता है ना परसेंट। बेटा फॉर्मूलेज आपको लिखने पड़ेंगे, एक जगह पे रिवाइज करना पड़ेगा, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट। जब हम इसको पूरा, ये हमने पावर का फॉर्मूला लगाया, नई वाली पावर है ये पुरानी वाली पावर है, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे, तो ओवरऑल आंसर आपका 300% आ जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुई है पावर, 300% इंक्रीज हुई है। ओ बच्चों देखिए, हम लोगों ने जो आपका सेक्शन ए था वो पूरा खत्म कर लिया है, हम लोग सेक्शन बी पर आ गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, a plant hormone help in bending of the stem towards the light, name the hormone and explain how is it movement achieved। क्या कह रहे हैं, प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से स्टेम की बेंडिंग हो रही है, हमको इसको बताना है कि किस तरीके से बेंडिंग होती है। तो बेटा जी ये आपका जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। आपको पता होना चाहिए प्लांट में आपके कितने अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, 5 हार्मोन्स होते हैं एक्चुअल में, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसमें से जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन होते हैं और आपका साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, और आपके जो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं ये बेटा जी आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है बेटा जी, ऑक्सिन आपका शूट पर बनता है, प्लांट की जो शूट है ना वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। कब होता है, जब प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही प्लांट के ऊपर लाइट पड़ेगी ऑक्सिन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और एक जगह से आपका जो कि एक जगह पे बन जाता है तो वो दूसरी जगह ऑक्सिन आपका क्या होता है, डिफ्यूज होता है।
तो जिस वजह से ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की वजह से वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, तो उस एरिया में प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन के होने की वजह से, ज्यादा ग्रोथ के होने की वजह से प्लांट एक साइड को मूव कर जाता है, उसका मूवमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जैसे ही सनलाइट पड़ी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन शुरू हुआ, प्लांट आपका बेंड हुआ, बेंडिंग के बाद उसका मूवमेंट भी दिखा। तो यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है, मूवमेंट भी हो रहा है, स्टिमुलस भी समझ में आ रहा है। तो इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, इस तरीके से मूव होता है। क्या कह रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Compound X, which is prepared from the gypsum, has the property of hardening when mixed with a proper quantity of water. क्या कह रहे हैं, कंपाउंड X है और जिसके पास क्या है, जिसको हमने जिप्सम से बनाया है, जिप्सम याद है ना आप लोगों को, और इसके पास क्या है, किसी भी चीज को हार्ड करने की प्रॉपर्टी है, राइट। मिक्स्ड, जब हम इसको मिक्स्ड करते हैं, एक आपका जो वाटर है उसकी वाटर को जब हम इस कंपाउंड में मिक्स करते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपका उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो आपका एक्स कंपाउंड है जिसका नाम दे रखा है उसका, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, हमको बताना है ये एक्स कंपाउंड क्या है। बहुत ज्यादा बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, इसकी हमको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ा रखी है। फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस बताना है। आ जाइए, पहले इतना करते हैं, इसको बताते हैं सब्सटेंस कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, फॉर्म कैसे होता है और यूज कहाँ होता है। तो भाई जो आपका कंपाउंड है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे हम बुलाते हैं। इसी का फॉर्मेशन जिप्सम में होता है, ठीक है, जब हम उसमें पानी मिला देते हैं। द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन इज, इसकी केमिकल इक्वेशन ये रही, क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिप्सम होता है ये आपका, जिप्सम को हम हीट कर रहे हैं आपके इतने टेम्परेचर पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस आपका ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जिप्सम से, ये जिप्सम है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। हॉस्पिटल्स में हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। इसका बेटा जी हम हॉस्पिटल्स में यूज होता है, आपके कई लोगों के किसी किसी वजह से बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, तो उस बोन को सही करने के लिए, राइट, वहां पे हम लोग इसका पीओपी का इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में। डिफरेंस देख लेते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का बेटा जी नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसके अंदर एसिडिक एजेंट होता है और इसके अंदर स्टार्च भी पाई जाती है। रिक्वायर्स एन एसिडिक इंग्रेडिएंट टू एक्टिवेट, इसको आपका एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट फॉर सेल्फ एक्टिवेशन, इसके बाद एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स दोनों ही पाए जाते हैं सेल्फ एक्टिवेशन के लिए। आगे चलते हैं, प्रोवाइड्स living in recipes with acidic components, acts as a living agent in recipes without the acidic ingredient। यहाँ पर अगर हम बात करें डबल एक्टिंग की, तो कोई भी सिंगल एक्टिंग होती है, यहाँ पर डबल एक्टिंग देखने के लिए मिलती है, राइट। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिड, अगर हम इसको आपका एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू आर 2 स्टेप्स रिएक्शन, और यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, एक बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन, आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट्स क्रिस्टल आर हीटेड, क्या कह रहे हैं, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को जब हम लोग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे उसका रिएक्शन लिखना है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, जब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुकिंग के दौरान हीट होता है उसकी भी रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट की क्या हो जाएगी, ये रहा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसको हीट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। उसके बाद देखिए जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो Na2CO3 मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं। ओके आगे चलते हैं। Name the part of the human excretory system where nephrons are found. Write the structure and functions of nephron. हमको बताना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो पार्ट जहां पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, प्लस हमको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बताने हैं। तो नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, जिनका आपका एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, फिल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा रोल होता है, राइट। लोकेशन, नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, किडनी के फंक्शनल यूनिट बुलाते हैं। ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी बेटा जी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ ग्लोमेरुलस एंड रेनाल ट्यूब्यूल। क्या कह रहे हैं, किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा जी, आपका जो नेफ्रॉन्स है इसके पास ये आप देख पा रहे हो बॉबन कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है, ये आपकी आर्टरीज होती है, ये आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट्स होता है, ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हो गए। द ग्लोमेरुलस is a filter that removes the substance from the blood. ग्लोमेरुलस एज अ फिल्टर वर्क करता है, जो कि क्या करता है, आपके ब्लड में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस फिल्ट्रेट है उसको रिमूव करता है। द रेनाल ट्यूब्यूल्स रिटर्न्स नीडेड द सब्सटेंस टू द ब्लड एंड रिमूव वाटर। देखिए बेटा जी जो आपका क्या कह रहे हैं, रेनाल ट्यूब्यूल होता है वो क्या करता है, आपके जो ब्लड फिल्टर हो गया है उसको दोबारा से बॉडी को दे देता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर ट्यूब्यूल में चला जाता है। फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूरिन एंड फिल्टरिंग ब्लड। जो आपकी यूरिन प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो भी आपके नेफ्रॉन करते हैं, ये फिल्ट्रेट से ही आपकी ये जो फिल्टर आपका है इसी से बनती है। उसके बाद आपके ब्लड को फिल्टर तो कर ही रहे हैं। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट हेमोस्टेसिस। ठीक है आगे आ जाइए। Write the constituents of solder alloy. Which property of the solder alloy make it suitable for welding electrical wires? ठीक है, हमको सोल्डर अलॉय किससे बना हुआ है ये बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। किसका अलॉय है, लेड और टिन का है। एंड इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इसको हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके, ये आपका 50% लेड से मिलकर बना हुआ है और 50% टिन से मिलकर बना हुआ है। प्रॉपर्टी, शोल्डर low melting point and makes it suitable for welding, is a good material for welding because it helps to maintain a good interaction between the 2 points of low resistance। ठीक है आगे आ जाइए। Why is damage to ozone layer a cause for the concern? What steps are being taken to limit this damage? क्या कह रहे हैं, ओजोन लेयर आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, डिप्लीट हो रही है, डिप्लीट हो रही है, तो उसका क्यों ये इतना कंसर्न का कॉज क्यों है और क्यों आपकी ओजोन लेयर जो है डिप्लीट होती जा रही है, अब हो रही है तो इसको हम बचाएं कैसे, स्टेप्स क्या हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। समझ आ गया होगा, आंसर देखते हैं। Damage to the ozone layer is a cause for the concern because it allows harmful ultraviolet radiation from the sun to reach the earth, which cause an skin cancer, cataracts and weaken immune system। देखिए बेटा जी ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ओजोन लेयर हमको बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे हैं वो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली ना फॉल हो, इससे हमको प्रिवेंट करती है। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी तो जो सन अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली आएंगे, तो जिससे होगा क्या, हमको कैटरेक्ट नाम की डिजीज हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, हमको स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। बात समझ में आई। अब
टू लिमिट डैमेज टू द ओजोन लेयर यू कैन, अब हमको रोकना कैसे है, अवॉइड यूजिंग द एरोसॉल स्प्रे दैट कंटेन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमको बेटा जी एरोसॉल स्प्रे यूज नहीं करने हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पाया जाता है, ठीक है, इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर, अवॉइड यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर विद अ हेलोजेनेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हमको ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज नहीं करना है जिसमें हेलोजेनेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अवॉइड बाइंग इंसुलेटेड मटेरियल मेड फ्रॉम CFC, ठीक है, ऐसे मटेरियल हमको नहीं लेने हैं जिसमें आपका CFC भर भर के है, ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, आपकी ACs हो गई, बहुत है इसमें, ठीक है। हम लोग आ गए हैं बच्चा सेक्शन C पर, देखिए क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, उसमें आपको बोला है कि रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करो, क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, आ जाइए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पर, हमने क्या पढ़ा था, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, हमने रिडक्शन पढ़ा था, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, आपका हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, रिडक्शन बुलाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जो किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं और खुद का रिडक्शन करा रहे हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो किसी से ऑक्सीजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन को दे रहे हैं, उन्हें हम आपके रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। जो खुद का तो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं लेकिन किसी और का रिडक्शन करा रहे हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जो किसी और का रिडक्शन करा रहे होंगे। रिडक्शन करा रहे होंगे यानी कि वो उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होंगे या फिर वो ऑक्सीजन को ले रहे होंगे, राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, अमोनिया आपका रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी और वाटर बना। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है बेटा आपका अमोनिया। कौन है, अमोनिया है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका वाटर रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन से, आपका HF बना रहा है और HOF बना रहा है, तो यहाँ पर आपका वाटर है। उसके बाद Fe2O3 आपका रिएक्ट कर रहा है CO के साथ, FeCO2 बना रहा है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है और नेक्स्ट वाले में आपका हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ है, डिफाइंड रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडॉक्स रिएक्शन हमको समझानी है कि क्या होती है। आ रिडॉक्स रिएक्शन इज one in which one reactant gains oxygen and becomes oxidized। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड अदर रिएक्टेंट लॉसेस ऑक्सीजन एंड रिड्यूस, और दूसरा आपका जो रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल ये देखिए COO H2O, यहाँ पर क्या किया, कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दे दिया और हाइड्रोजन को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है। A student wants to project an image of a candle flame on a screen of 16 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 15 centimeter from its pole। क्या कह रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन ऑफ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रीन कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, V आपका दिया गया है। उसके बाद पूछा गया है एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बताई गई है, आपका यू भी दिया गया है। राइट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज, कौन सा मिरर इसको यूज करना है हमको ये बताना है। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज बताना है। रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही शुड यूज अ कॉन्केव मिरर एज इट फॉर्म्स अ रियल ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। इसको कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, इसको कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बनाता है और सेम साइड ऑफ द, अब रियल इमेज बन रही है तो सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहाँ लेते हैं,
माइनस में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट को हम हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखते हैं। अब इमेज डिस्टेंस, जो कि इमेज उसी साइड बन रही है, तो वो भी आपकी कैसी बनेगी? -60 की ही होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, ये सब आपका दिया गया है, बस आपने साइन लगाए हैं। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम साइड बन रही है यानी कि इमेज भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बन रही है, इसलिए हमने -60 लिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया, v की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, -4 आ गया। द माइनस साइन इन मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस साइन हमको क्या बता रहा है? माइनस साइन हमको बता रहा है कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम है, कॉनकेव मिरर हमने बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ये इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। काफी बड़ी इमेज आपकी फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी का रोल बताना है हमको सेलुलर रेस्पिरेशन में। व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, किस तरीके से आपका सफिशिएंट एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, ये बताना है। स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन, आपको प्लांट्स में आपकी जो गैसेस हैं वो किस तरीके से डिफ्यूज होती हैं वो बताना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ATP is consumed in glycolysis to convert glucose to pyruvate। ATP कहाँ पर यूज हो रही है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में यूज हो रही है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जब आपका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान भी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, व्हाट इंश्योर द सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? तो भाई स्टोमेटा के हेल्प से होता है। आपको पता है ना, प्लांट में जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के हेल्प से होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर पाए जाते हैं, राइट, जो कि गार्ड सेल की हेल्प से ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के हेल्प से होता है, प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड स्टेम सरफेस रिस्पेक्टिवली। लेंटिसेल्स आपके स्टेम्स में पाए जाते हैं और स्टोमेटा आपके लीव्स में पाए जाते हैं। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स इन आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। ठीक है, और इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है ताकि सभी सेल्स तक इजीली आपकी एयर पहुंच जाए। आगे चलते हैं। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of a plant। जो आपके डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो बेटा जी एनवायरमेंटल कंडीशन और उसके बाद प्लांट के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। At night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। रात में जब प्लांट की बॉडी में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, यानी कि ऑक्सीजन का आपका कहीं भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, तो वहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। और दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जनरेट हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। Hence there is a no carbon dioxide release, instead oxygen release in the major event at this time। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी से दिन के समय में रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है आ रही है वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस में ही यूज हो ही जा रही है। जो ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है वो ऑक्सीजन है, जिस वजह से दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन नहीं होता है और रात में देखने के लिए मिलता है। तभी कहते हैं ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना है। हम लोग का कहते हैं मत सोना भाई, वहां भूत होंगे। बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एलिमिनेट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, ऑक्सीजन नहीं बन रही होती है, तो मेजरली जो गैस एलिमिनेट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट इज स्टार्च। कौन सी इंटरनल एनर्जी जो प्लांट में रिजर्व होती है वो स्टार्च है। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो ग्लाइकोजन है। प्लांट्स में खाना स्टार्च के फॉर्म में आपका रिजर्व होता है और एनिमल्स में खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व होता है।
हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट जो है किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं अगर उनके दिन के समय में। डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट है तो मतलब पानी की कमी होगी, पानी की कमी होती है इसलिए स्टोमेटा बंद होते हैं। अब स्टोमेटा बंद है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो बेटा जी उसके लिए क्या होता है, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, एकदम होशियार आदमी। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी लेनी होती है रात में ही ले लेते हैं, ठीक है। प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट बना देते हैं विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एंड एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और इस इंटरमीडिएट की हेल्प से अब स्टोमेटा, दिन में पानी की कमी थी ना क्योंकि सन था, हमें डर था, प्लांट को डर था कि अगर वो स्टोमेटा खोलेगा तो पूरा पानी उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसने दिन में नहीं खोला, उसने स्टोमेटा रात में खोला। उसने रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और एक इंटरमीडिएट बना दिया। अब दिन में उसने क्या किया, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके उस इंटरमीडिएट से स्टार्च बना दिया, ठीक है। तो ऐसे होता है डेजर्ट प्लांट में। State the rule used to find the force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field। पहले तो हमको रूल बताना है जिससे हम क्या पता लगाएं, फोर्स लगा पाए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। गिवन below are the three diagrams showing the entry of an electron in a magnetic field। Identify the case in which the force will be maximum। तीन डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, तीन डायग्राम दे रखे हैं जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड में है। इसमें हमको बताना है कहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी और रीजन भी देना है, ठीक है। आंसर किससे पता चलता है डायरेक्शन, वो देखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और इनको स्ट्रेच करना है और परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है, ठीक है। If the forefinger points in the direction of a magnetic field and the middle finger in the direction of a current, then thumb will be point out the direction of a motion or force of acting on the conductor। क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्ट कर रही है, मिडल फिंगर आपकी करंट की तरफ डायरेक्ट कर रही है, तो फिर जो आपका फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा। ये कहता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Force on electron is maximum force on electron is maximum in case first because here direction of motion of the electron at right angle to the magnetic field। आपका जो फर्स्ट केस है वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर जो आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड में मिनिमम होगा बिकॉज देयर हेयर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। यहाँ पे सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बेटा जी, उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैरिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, हमको क्या करना है, आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड, आपका इस तरीके का सोलेनॉइड होता है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है। फिर बार मैग्नेट की भी अराउंड ड्रॉ करनी है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बना ना मैंने आपको दिखाने के लिए इमेज लगा दी है। उसके बाद टू डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है भाई इन दोनों फील्ड्स के, the magnetic field of the solenoid can be varied as per the requirement just by changing the current। क्या कह रहे हैं, जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल सकती है अगर हम करंट को बदल दें, whereas the magnetic field of the bar magnet is fixed। लेकिन अगर हम वही बात करें तो जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। the magnetic field outside the solenoid is negligible
एज कंपेयर टू द बार मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर की बात करें तो बिल्कुल होगी ही नहीं, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो। Why does a kitchen garden called a artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem? कह रहे हैं किचन गार्डन को हम लोग क्यों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, वहीं अगर हम बात करें फॉरेस्ट को तो उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। किचन गार्डन इज नोन एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज द बायोटिक एंड डिबायोटिक फैक्टर्स आर मॉडिफाइड बाय द ह्यूमंस एंड नॉट डिसाइडेड बाय द नेचर। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो आपके बायोटिक और एबायोटिक एजेंट होते हैं उनको हम ह्यूमंस ने मॉडिफाइड किया है, वो नेचुरली मॉडिफाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, इन द फॉरेस्ट ह्यूमंस डू नॉट मॉडिफाइड बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। लेकिन फॉरेस्ट में भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां पर सब कुछ खुद ब खुद हुआ है। While designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustain. Give a reason to justify your answer. क्या कह रहे हैं, अगर हम घर में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रहे हैं तो हमको दो चीजें का ध्यान, किन दो चीजों का ध्यान रखना है, हमें वो बताना है। Two things to be kept in mind to convert an artificial ecosystem into a self-sustaining system. ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को कैसे हम सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो बताना है। बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बैलेंस होना चाहिए। वी शुड सिलेक्ट द इंटरडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू मेक द इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल। इंटरडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हमको सिलेक्ट करना है ताकि जो हमारा सिस्टम हो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो। दे शुड फॉर्म अ फूड वेब सो दैट देयर पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड। Waste management, the involvement of the decomposers is very important for sustainable ecosystem. Decomposers को हमको involve करना है ताकि जो ecosystem हो वो एकदम ठीक हो, clean हो। ठीक है, decomposer बहुत ज्यादा help करते हैं cleaning में। Natural ecosystem are self-sustaining due to a perfect relation of interdependence। ठीक है, natural ecosystem self-sustaining ecosystem होता है क्योंकि वहां पर पहले से ही perfect relation होता है interdependence में। For converting an artificial ecosystem into a self-sustaining system, we should try to minimize human interference and include organisms that make it sustainable. और अगर हमको artificial ecosystem को sustainable ecosystem में convert करना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, human का interference कम से कम करना पड़ेगा और organisms को ज्यादा से ज्यादा add करना पड़ेगा। ठीक है, construct a food chain of 4 trophic levels and comprising the following: hawk, snake and plants। ठीक है, फर्स्ट तो ये वो फूड चेन हमको बनानी, लो हमने बना दी, प्लांट्स, रैट और उसके बाद स्नेक और हॉक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 2000 joules of energy was transferred by the producer to the organism and of second trophic level। 2000 joules of energy आपकी ट्रांसफर हुई है प्रोड्यूसर से ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी हमको वो बताना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द 10% रूल ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, आप लोगों ने 10% रूल ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर पढ़ा होगा, जो कि क्या कहता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो सिर्फ फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल का 10% ही ट्रांसफर होगा। 10% of energy is transferred to the next trophic level. Amount of energy is available to second trophic level is इतना। Therefore, the amount of energy transferred to the third trophic level is 10% of 2000 joule। तो थर्ड trophic level पे कितना होगा, 10% हो जाएगा 2000 joule का, and the 20,000 joule का। तो 10% कितना होता है 25,000 joule का, 2000, and amount of energy transferred फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, अगर अब मान लो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो 2000% का भी क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, दैट इज 200 जूल। यानी कि सबसे पहले आपकी 20,000 जूल्स थी, उसका 10% आपका हो गया 2000 और उसका 10% हो गया आपका 200 जूल्स। ठीक है, a student suffering from a myopia is not able to see the distinctly the object placed beyond the 5 मीटर। क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट है जो मायोपिया से सफर कर रहा है और वो 5 मीटर से ज्यादा दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हैव अराइजन।
हमको 2 इसके रीजन लिखने हैं कि उसको मायोपिया क्यों हुआ है। उसके बाद डायग्राम बनाना है। व्हाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ हमको ये बताना है। द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड, कौन सा करेक्टिव लेंस हमको यूज करना है ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन मे बी अराइजन। दो रीजन क्या है, दो रीजन बेटा जी, वो आपका दूर का नहीं देख पा रहा है, पास का देख ले रहा है, तो उसके रीजन है कर्वेचर, आपका जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेंथ आई बॉल की बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, A myopic eye has its far point nearer than the infinity। क्या होता है myopic eye में, उनका जो far point होता है वो infinity से भी कम हो जाता है। It forms the image of an distant object in front of its retina as shown in the figure। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। In the given block as student 0.5 centimeter, so the image of the object placed beyond the 5 centimeter। देखो सीधे सीधे ये कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है वो दूर का देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है, दैट मीन्स जो आपकी रेज ऑफ लाइट थी ऑब्जेक्ट से आ रही थी वो उस बच्चे की कहाँ होनी चाहिए थी, रेटिना पर जाकर मीट होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो का रही है थोड़ा सा रेटिना से पहले ही हो जा रही है, जिस वजह से वो जो बच्चा है वो दूर का नहीं देख पा रहा है। इस टॉपिक को मैंने आपको बड़े डिटेल में पढ़ाया है, राइट बच्चों। ये आपका बना हुआ है, देखिए कॉन्केव, हम लोग कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिफेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये रेज ऑफ लाइट जो आगे ही मीट कर रही थी उनको इजीली पीछे से मीट करा देगा। ठीक है, फिर ये आपकी पावर पूछी थी, अगर इतनी है तो वो हमने सॉल्व कर ली। हम सेक्शन डी पर आ गए हैं, हमको रोल मेंशन करने हैं कुछ ऑर्गन्स के, जैसे कि आपका टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। टेस्टिस, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस अ स्पर्म। जो प्राइमरी फंक्शन होता है टेस्टिस का वो होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, विच इज अ मेल गैमीट। द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरोन एंड प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। और जो टेस्टिस है वो आपकी टेस्टोस्टेरोन और मेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है। स्क्रोटम, द स्क्रोटम इज अ बैग ऑफ स्किन दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिक। स्ट्रॉन्ग, बेटा स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी जो कि जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और स्क्रोटम क्या करता है, आपके जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल बॉडी से कम करता है, क्योंकि वो आपके हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। Vas deferens, the vas deferens is a tube that carries the sperm from the epididymis to the urethra। vas deferens आपका एक ट्यूब होता है जो स्पर्म को कैरी करता है एपिडाइडमिस से यूरेथ्रा तक। इट इज द मेन रोल इज टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इसका मेन रोल होता है स्पर्म को ट्रांसफर करना इजैकुलेशन के दौरान। सेमिनल वेसिकल, द सेमिनल वेसिकल एज अ पेयर ऑफ मस्कुलर सेक्स, ये क्या होते हैं, मस्कुलर सेक्स होते हैं, that secretes a fluid that nourishes and stores the sperm, और जो कि आपके फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं और स्पर्म को नरिश करते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड दैट नरिश एंड हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये भी फ्लूइड को आपको प्रोड्यूस कर रही है और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रही है। ठीक है, व्हाट इज प्लेसेंटा, और उसके बाद हमें इसका रोल बताना है। प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी ऑर्गन that forms in the uterus during a pregnancy and connects the developing baby to the mother। प्लेसेंटा क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान फॉर्म होता है और ये बेबी को हेल्प करता है डेवलपमेंट में, और इस प्लेसेंटा के हेल्प से ही गैसियस एक्सचेंज होता है मदर और बेबी के हेल्प में। मदर की बॉडी से जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं वो इसी के हेल्प से जाते हैं, और बेबी की बॉडी से जो वेस्ट वगैरह रिलीज हो रहे हैं वो भी इसी के हेल्प से बाहर आते हैं। रिमूव वेस्ट, पासेस इम्यूनिटी, यही सब बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स द एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 watt when heating is at the maximum rate। ठीक है, and 330 watt when heating is at the minimum rate। ठीक है, if the source of voltage is इतना, calculate the current in the resistance। ठीक है, करंट प्रोड्यूस करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताना है, और एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पावर इतनी दी गई है, फिर उसके बाद पावर ये दी गई है, एंड देन आपका वोल्टेज दिया गया है। हमको पावर का फॉर्मूला पता है, हमने लगा लिया। उसके बाद हमने V इक्वल्स टू आई आर लगाया,
जस्ट हमने इसको बच्चों आराम से सॉल्व कर दिया। हेंस व्हेन द हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट तो पावर इतना करंट होगा और रेजिस्टेंस इतना निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से बच्चों हमने सेकंड को सॉल्व कर दिया, राइट। उसमें आपका इतना रेजिस्टेंस निकल के आ गया। when electric current is purely resistive, that is configuration of resistance only connected to a battery, the source of energy continuously get dissipated, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट में बेटा जी आपसे हीट का फॉर्मूला पूछा था, तो इसको भी हम बहुत बार आराम से कर ही चुके हैं, हमने ड्राइव करके भी देख लिया है। यही आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट सेक्शन आपका क्या है, सेक्शन ई है, इसको और देख लेते हैं आप। उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये केस स्टडी बेस है। देखिए क्या लिखा हुआ है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टुवर्ड्स द सन। क्या कह रहे हैं, हमको जो कॉनकेव मिरर है उसको पकड़ना है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ रखना है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ व्हाइट कार्डबोर्ड, उसके बाद आपको लाइट उस पर जो पड़ रही है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड क्लोज टू द मिरर मूव द कार्डबोर्ड, ओके। Thus a spot of the light in the image at the sun sheet of the which is also the term as the principal focus of the mirror, ठीक है। इसको आराम से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ये आपका डायग्राम दे रखा है। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशंस बता रहे हैं। If the distance between the mirror and the principal focus is 15 cm, find the radius of the curvature. प्रिंसिपल फोकस दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है और रे डायग्राम बनाना है। आओ जरा देखते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एज अ रिफ्लेक्टर दे आर यूज्ड इन टॉर्चेस एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इनका आप लोग आपका टॉर्चेस में यूज करते हैं, दूसरा व्हीकल्स हेडलाइट पे भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एज अ शेविंग मिरर हम इनका यूज करते हैं व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज हेल्ड नियर द फेस is between the pole and focus of the, it gives an upright and the magnified image। ये जो कि आपका कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज देता है, इसलिए हम इसका एज अ शेविंग मिरर भी इस्तेमाल करते हैं। आपका देखिए रेडियस दिया गया था, फोकल लेंथ पूछी थी, ये रहा, सॉरी फोकल लेंथ दी गई थी, रेडियस पूछा था। और रे डायग्राम आपका ये रहा, इसको आप देख लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, 100 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ बतानी है, मैग्निफिकेशन बताना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएगी सीधे सीधे हम लोग, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगाया है, वैल्यूज रखी है, आंसर आ गया है। इसमें तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बहुत सॉल्व करे हैं, तो इसमें कुछ टेढ़ा बेड़ा था नहीं, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है इस पर, ठीक है बच्चों। क्या कह रहे हैं, ये आपका केस स्टडी फिर से एक दिया गया है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। सभी मेटल्स आपके कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन से और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड हमारी बेसिक्स होती है जनरली, बट सब मेटल ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एज वेल एसिडिक बिहेवियर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स आपकी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करती है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल की अलग रिएक्टिविटी होती है। सब रिएक्ट विग्रसली व्हाइल some do not react at all. What happens when the copper is heated in air? क्या होगा अगर हम कॉपर को एयर में हीट कर दे? Why are some metal oxide categorized as amphoteric? सब मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक क्यों बुलाते हैं? और थर्ड है आपका इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन है इसी में, ऑन बर्निंग अ सल्फर। बेटा केस स्टडी बेस ऐसे ही बनते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। ऑन बर्निंग अ सल्फर इन ऑक्सीजन एंड अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, राइट। केमिकल रिएक्शन लिखनी है, गैस कौन सी फॉर्म होगी ये बताना है, नेचर ऑफ गैस बताने हैं, लिटमस पेपर पर कैसे एक्ट करेगी ये बताना है। आंसर देखिए, when a copper is heated in air it reacts with oxygen present in air to form the black copper oxide। जब हम कॉपर को हीट करेंगे वो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगी, ये रिएक्शन दिख दी। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड्स होती है जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करती है। आपका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म्स द वाटर एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन का एग्जांपल दिए गए हैं। देखो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गई, बेस के साथ भी रिएक्ट कर गई। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोला था Na2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH फॉर्म हो जाएगा। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaAlO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा था सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस।
Sulfur dioxide is non-metal oxide and acidic in nature. As the litmus paper is dry, there will be no reaction. अब जो कि litmus paper dry है तो reaction कुछ भी नहीं होगी। तो बच्चों हमने पूरे सैंपल पेपर को एक ही वीडियो में सॉल्व कर लिया है। होप सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।